बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हम आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली डिस्कशन की थी एनाफेज एंड टीलोफेज, और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स कुछ डायग्राम्स को देखा और जो कैरियोकाइनेसिस थी उनकी प्रॉपर डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन को देखा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस पे देखेंगे। यहां पे जो वर्ड स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस है, इट मींस दैट इंपॉर्टेंस, यानी अहमियत, यानी कि माइटोसिस की हमारी बॉडी में क्या अहमियत है, माइटोसिस क्यों जरूरी है, हम इस चीज को देखेंगे। और उसके साथ साथ फिर हम कुछ डिसऑर्डर्स या फिर आप कह लीजिए एरर्स की बात करेंगे जो कि माइटोसिस के प्रोसेस में आते हैं। तो सबसे पहले माइटोसिस की जो डेफिनेशन थी उसको रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और उन दोनों डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होते हैं। ईच डॉटर सेल वर्ड यूज हुआ है थ्योरी में, और वैसे ही होंगे जैसे पेरेंट सेल में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। आ जाइए अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 92 पर। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट, यानी क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना। दैट इज ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स दैट आर अलाइक, यानी एक जैसे होते हैं, इन कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मीन्स बनावट के लिहाज से, एंड इक्वल इन नंबर टू द क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल, और नंबर जो इनकी कंसंट्रेशन होती है उसमें भी ये सेम होते हैं डॉटर सेल्स में, वैसे ही जैसे किसमें होते हैं, पेरेंट सेल्स में। ठीक है, तो यहां पे कहा गया जी कि कुछ ओकेजन्स हैं जो कि लाइफ में एग्जिस्ट होते हैं, और लाइफ में इन पहलुओं पर हम माइटोसिस को अच्छी तरह देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे स्टूडेंट्स हमें बताया गया है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी हम माइटोसिस की इंपॉर्टेंस को डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहली बात तो यह है कि
मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लाइफ, जो जिंदगी का फर्स्ट सेल है, वो हमारे पास आता है, विच इज कॉल्ड जाइगोट। क्या कहते हैं हम इसको? जाइगोट। जाइगोट बेसिकली स्टूडेंट्स स्पर्म ऑफ मेल एंड एग ऑफ फीमेल, इनसे मिलकर बनता है। अब हमारे पास जो जाइगोट है, बेसिकली इस जाइगोट ने या इस जाइगोट से ऑफस्प्रिंग आना है, ठीक है। और जाइगोट को हम क्या नाम दे रहे हैं? फर्स्ट सेल, पहला सेल किसका? ऑफ लाइफ, जिंदगी का। तो इस सेल के ऊपर, जाइगोट के ऊपर कुछ चेंजेस आनी है, जिन चेंजेस की वजह से स्टूडेंट्स उसमें ऑफस्प्रिंग बनना है, और वो सारी चेंजेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बेसिकली आती हैं। यानी उस जाइगोट के ऊपर माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म होगा, और फिर वो हमारे पास एक क्या आ जाएगा? ऑफस्प्रिंग। देखिए, माइटोसिस का जो प्रोसेस है ये ग्रोथ के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से आप पैदा हुए, जाइगोट से अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल से, और ऑफस्प्रिंग आया, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग से ही हम ये कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल बना, एक फर्द बना, तो उसमें ये सारे के सारे टाइम में ये माइटोसिस का प्रोसेस जो है ये परफॉर्म होता रहेगा, ठीक है, टिल डेथ। डेथ से पहले, मरने से पहले, ये माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो एक खास मेंटेनेंस लेवल में रहकर परफॉर्म होता रहता है, ठीक है। आइए इसे रीड करते हैं जी। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। The number of cells within an organism increase by mitosis, यानी माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो सेल्स हैं ये इंक्रीज होते चले जाते हैं, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी, यानी यही बेस है, इसी बेस पर डिपेंड करके एक मल्टी सेलुलर बॉडी जो है वो आती है फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज जाइगोट। और वो किससे आती है जी? एक सेल से, जिसको हम जाइगोट का नाम दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जाइगोट बेसिकली स्पर्म और एग से मिलकर बनता है, और ये फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ है, ठीक है। और एक और एडिशनल बात अगर आपको बताता चलूं जो यहां पे मेंशन नहीं है, वो ये कि आपके पास ये मौजूद जो जाइगोट है, बेसिकली ये मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू आता है, मियोसिस, ठीक है। हम जब मियोसिस के टॉपिक की डिस्कशन करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के नाम से बेसिकली मियोसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिवाइड किया गया। तो डिटेल में जाके जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मियोसिस क्या है। बहरहाल आपने क्या याद रखना है कि जाइगोट बेसिकली मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू आता है, एंड इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। फिर इस सेल के ऊपर चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस की बेस पर जो ऑफस्प्रिंग आना है, तो वो चेंजेस बेसिकली माइटोसिस हैं, यानी माइटोसिस उस जाइगोट को डेवलप करवाएगा ऑफस्प्रिंग में, और फिर उस ऑफस्प्रिंग की ग्रोथ होनी है। तो उस ग्रोथ के प्रोसेस में भी बेसिकली कौन सा जो है प्रोसेस वो हो रहा है, वो माइटोसिस का ही प्रोसेस है, ठीक है। आगे कहा गया जी, एंड आल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी। नीचे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है कि कैसे पहले एक आपको लेफ्ट साइड पे जो ओवल शेप है, ओवल शेप वो दिखाई गई, फिर उसमें 2 सेल्स बने, फिर और चेंजेस आई, और लास्ट पे आपको एक बेबी नजर आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है सेल रिप्लेसमेंट। देखिए ये जो वर्ड रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट वर्ड जो है वो रिप्लेस से आया है, और रिप्लेस का मतलब क्या होता है? जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी क्लास में एक टीचर हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाने आए हैं,
ठीक है, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट डे गुजर जाता है, सेकंड डे भी पढ़ाने आ रहे हैं, वो भी गुजर जाता है, लेकिन थर्ड डे जो है बेसिकली वो टीचर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो एक दिन और वो एब्सेंट होते हैं, जब उनके कंसेक्टिव ऑफ होंगे तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब क्या किया जाता है कि उनकी जगह पर सेम टीचर जो है वो बुलाया जाता है ताकि वो प्रॉपर लेक्चर्स ले सके। तो बेसिकली हम ये क्या कहेंगे कि जी हमने उनको रिप्लेस कर दिया फिलवक्त। ठीक है, जब वो आएंगे हम उनसे डिस्कस कर लेंगे उन्होंने क्यों ऑफ किया, लेकिन बच्चों का टाइम जाया नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये रिप्लेसमेंट जो है वो सेल्स की भी होती रहती है। जैसे हम देखें तो हमारी जो स्किन है इस पर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, बेसिकली यहां पर बहुत ज्यादा सेल रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, स्किन के बंडल्स ऑफ सेल्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और इनकी जगह उतनी ही बंडल ऑफ सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं। लेकिन ये किसके थ्रू होता है? ये सारा काम थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस से इजीली सेल रिप्लेसमेंट हो सकती है। अब जैसे आप देखिए, आप जब फूड खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो आपकी जो ऑरल कैविटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो फूड आप खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है, बहुत ज्यादा हॉट है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपकी ऑरल कैविटी पर इफेक्ट होता है। अगर वहां के सेल डिस्ट्रॉय होते हैं इन फ्लक्चुएशंस की वजह से, तो वहां पे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू है? माइटोसिस। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती है हमारी ऑरल कैविटी। ठीक है, इसी तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मुराद प्रॉपर सिस्टम की बात हो रही है। स्किन की बात कर ली जाए तो स्किन के ऊपर हमारे बंडल्स ऑफ सेल आपको बताया गया ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसकी कोई भी रीजन हो सकती है। ठीक है, और माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो दोबारा बनते रहते हैं। ठीक है, हमने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि स्किन पर हम बेसिकली बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स की, और उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स ही जहां जरूरत आती है वहां माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनती रहती हैं। इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो सेल रिप्लेसमेंट में एक बात की गई है रेड ब्लड सेल्स की। देखिए, ये इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, और इनका एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन है, या इनकी लाइफ स्पैन है, वो है 120 डेज। 120 डेज को अगर आप देखें तो ये तकरीबन 4 मंथ्स बनते हैं, यानी 4 महीनों में 120 डेज में आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। इट मीन्स दैट के ओल्ड रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अब सवाल यह है कि न्यू रेड ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं? तो स्टूडेंट्स बेसिकली वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बनते होते हैं। ठीक है, और बोन मैरो बेसिकली वो प्लेस है, वो जगह है जहां पे इन सेल्स ने बनना होता है। इसकी प्रॉपर डिस्कशन जो है वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सेल रिप्लेसमेंट इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कुछ हिस्सों में हमारी जिस्म के, दैट इज स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेल्स आर कॉन्स्टेंटली का मतलब एक इक्विलिब्रियम के साथ, एक स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ स्लग्ड ऑफ निकले जाते हैं एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, और उनकी जगह न्यू सेल्स आ जाते हैं। अब वो न्यू कैसे आएंगे? आपको याद होगा हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में रडॉल्फ विर्को की एक बात को पढ़ा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की वजह से न्यू सेल्स आते हैं। तो कहा जा रहा है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस एंड सो आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दी सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड। जो पहले सेल थे बिल्कुल उनकी कॉपीज जो हैं वो बेसिकली यहां पर बनेंगी, जो कि न्यू सेल्स कंसीडर हो रही है। सिमिलरली इसी तरह रेड ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। ठीक है, इनकी जिंदगी कम होती है, वो शॉर्ट लाइफ स्पैन क्या है जी? 4 मंथ्स है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि न्यू रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बेसिकली बनना शुरू हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस।
ठीक है। अब ये इन्होंने यहां पे 4 मंथ्स लिखा है, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये आपके पास 120 डेज बनते हैं। चलिए जी, सेल रिप्लेसमेंट के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है रीजनरेशन। देखिए इसमें एक वर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास है री और एक है जनरेशन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब क्या है? अगेन। जनरेशन का मतलब बनना। होता क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को किसी भी वजह से क्या कहते हैं, लॉस कर देते हैं, जाया कर देते हैं, या किसी वजह से वो खराब हो जाते हैं, डैमेज होकर वो सेपरेट हो जाते हैं। तो उन पार्ट्स को दोबारा जनरेट करने की एबिलिटी उनके पास मौजूद होती है नेचुरली तौर पर, और उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीजनरेशन। यानी वो दोबारा उन पार्ट्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी बन सकती है उसकी। तो रीजनरेशन बेसिकली क्या है? एक रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन हम स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? डिवीजन को। ये रेप्लिकेशन बेसिकली किस चीज की है? सेल रेप्लिकेशन। और उसकी वजह से जो उनका पार्ट, ये सेल्स कहां बनेंगे? उस हिस्से पे, उस पार्ट पर जो कि पहले से वेस्ट हो चुका था, ठीक है। उस वेस्ट पार्ट पर बेसिकली सेल्स आएंगे और क्या करोगी? माइटोसिस। और माइटोसिस की वजह से वो पार्ट उनका दोबारा नमूदार आयाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है यहां पर, एग्जाम्पल में जो उन्होंने एग्जाम्पल ली वो क्या है? स्टारफिश। क्या एग्जाम्पल है जी? स्टारफिश। स्टारफिश की जो आर्म्स होती हैं वो बेसिकली उसको रीजनरेट कर सकती है, ठीक है। रीजनरेशन, सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है, जिस्म के उन हिस्सों को दोबारा जनरेट कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस, और इनकी जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो न्यू सेल्स जो हैं वो कैसे बनेंगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार, जिसको हम स्टारफिश भी कहते हैं, रीजनरेट्स इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस, ठीक है। इसको सी स्टार भी कह सकते हैं आप, स्टारफिश भी कह सकते हैं। स्टारफिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शेप स्टार की तरह की है, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। और जबकि सी स्टार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये समंदर में पाई जाती है, ओशन, जिसको हम सी भी कहते हैं। जियोग्राफिकल रीजन से ये डिफरेंट होता है वर्ड सी एंड ओशन, लेकिन इसलिए क्या वर्ड यूज किया गया? सी स्टार, ठीक है। ये था रीजनरेशन हमारे पास स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। रीजनरेशन के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब यहां पे शायद आप ये चीज सोच रहे होंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम माइटोसिस के लिए ही इस्तेमाल करते, तो ये अलग से पॉइंट कैसे आ गया? देखिए इसमें एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है कि वो बर्डिंग की एक स्पेसिफिक जो मेथडोलॉजी है उसको परफॉर्म करता है। जैसे आपको याद होगा कि जब हमने माइटोसिस को स्टार्ट किया था तो हमने बैक्टीरिया की डिस्कशन की थी कि बैक्टीरिया माइटोसिस का प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर सकता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन माइटोसिस से ही रेलिवेंट एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो बेसिकली बैक्टीरिया उसको परफॉर्म करता है। इसी तरह यहां पे हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो माइटोसिस है इसी की एक मेथडोलॉजी है, रेलिवेंट है इससे, वो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, लेकिन वहां पर माइटोसिस जरूर परफॉर्म होगी। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बडिंग, ठीक है। बडिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल के ऊपर, पेरेंट बॉडी बल्कि हम कहेंगे, जो पेरेंट की बॉडी होती है उस बॉडी के ऊपर बेसिकली एक बड बनता है।
बर्ड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? एक आउट ग्रोथ होती है। आउट ग्रोथ यानी एक उस बॉडी के ऊपर जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और आउट ग्रोथ बनती है, यानी वो जगह उभरना शुरू कर देती है। ठीक है, तो पेरेंट बॉडी में बर्ड बनता है और वो बर्ड आउट ग्रोथ होती है और उस आउट ग्रोथ की वजह से आपका जो है वो एक न्यू प्रॉपर एक न्यू इंडिविजुअल आ जाता है जो कि आइडेंटिकल होता है टू इट्स पेरेंट्स या टू इट्स पेरेंट, अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, यानी सेम कॉपी होती है। इट मींस दैट उस पेरेंट बॉडी में क्या कर होती है? माइटोसिस, और उस माइटोसिस की वजह से उसके ऊपर बर्डिंग यानी वो जगह उभरती है और वो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है जो कि आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के। ठीक है, और वो न्यू इंडिविजुअल जो है वो अपने पेरेंट की बॉडी से क्या हो सकता है? सेपरेट भी हो सकता है। ठीक है, या तो वो स्टे कर सकता है पेरेंट की बॉडी के साथ या उससे सेपरेट हो सकता है और सेपरेट होने पर वो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, अब जो एग्जांपल दी गई है इस पर वो हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है उसकी एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल किसकी है स्टूडेंट्स? हाइड्रा। ठीक है, सुनने में शायद आपको लग रहा हो और इसकी डायग्राम को देखने में कि ये एक प्लांट है, लेकिन बेसिकली हाइड्रा एक इनवर्टिब्रेट क्लास से रेलिवेंट एक एनिमल है। ठीक है, इसके डायग्राम को आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें हाइड्रा की डायग्राम में तो ऐसे करके ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ऐसे आगे उसके स्पाइक्स बने हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप होती है इनकी, ऐसे सिंपल डायग्राम बनाई गई है आपके सामने। लेकिन इसके यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक ऐसे करके ये आउटग्रोथ आपको नजर आ रही होगी। बेसिकली यही क्या है? वो बड बन रहा है। बड का मतलब कि यहां पे सेल्स जो हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं और ये जो इसका स्ट्रक्चर आता है इसको हम बड कहते हैं और इसी बड के नाम पर इस प्रोसेस को प्रॉपर नेमिंग दी जाती है, वो क्या है? बडिंग। ठीक है, asexual reproduction. Some organisms produce genetically यानी जीन्स की बेस पे वो सेम होते हैं। That is similar offspring through asexual reproduction. Mitosis is a means of asexual reproduction. ये आपको फर्स्ट डे बताया गया। For example, Hydra produces asexually यानी हाइड्रा प्रोड्यूस होगा माइटोसिस से, लेकिन क्या यूज किया गया? मेथोडोलॉजी का क्या नाम है? बडिंग। बडिंग क्या है? आगे उसकी डेफिनेशन दी गई। द सेल्स एट द सरफेस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा की जो सरफेस है उसकी सतह है, कहा जा रहा है अंडरगोज माइटोसिस, वहां पर माइटोसिस होगी एंड फॉर्म अ मैस। मैस का मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका कुछ वेट आपको फील होगा, विच इज कॉल्ड बड। तो बेसिकली ये आपने आउटग्रोथ देखी, ये आउटग्रोथ यहां पर क्या हुई? माइटोसिस हुई और इस आउटग्रोथ पे ये एक मैस स्ट्रक्चर बना। मैस मतलब इसका कुछ फील हो रहा होगा कि आपको वेट होगा, एडिशनल स्ट्रक्चर है। माइटोसिस कॉन्टिन्यूज इन द सेल्स ऑफ बर्ड, चलती रहती है माइटोसिस बर्ड के ऊपर, एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और इतना होता है कि ये ग्रोथ के बाद एक प्रॉपर इंडिविजुअल बन जाता है। द सेम डिवीजन हैपेंस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में मस्टर्ड प्लांट में पढ़ा था कि प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पर माइटोसिस होती है, लाइक रूट, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस, इनको वेजिटेटिव नाम दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को वेजिटेशन कहा जाता है। तो बेसिकली यहां पर माइटोसिस होती है, तो ये इन्होंने एक एडिशनल बात की। डायग्राम को देखा जाए तो ये आउटग्रोथ, या तो मैंने आपको बताया था यहां पर ही ये ऑर्गेनिज्म अटैच रहेगा अपने पेरेंट के साथ, या फिर ये सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट होकर प्रॉपर एक जो है आप कह लीजिए हाइड्रा
डॉटर बन जाएगा, एक अलग से एक इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, वो डायग्राम सेपरेशन की उन्होंने बुक में नहीं दिखाई, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो उससे सेपरेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस। इसमें आपने देखा पहला पॉइंट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेकंड पॉइंट देखा आपने सेल रिप्लेसमेंट, थर्ड पॉइंट आपने देखा रीजनरेशन, और फोर्थ पॉइंट क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप माइटोसिस की डेफिनेशन को राइट करेंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंस की हेडिंग देके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें आप डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के पॉइंट को कंप्लीट लिखिए। सेल रिप्लेसमेंट में आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप चाहें तो आप रिप्लेस तक यानी सिमिलरली से पहले आप रिप्लेस तक थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल में आप रेड ब्लड सेल्स एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। रीजनरेशन की फर्स्ट 3 लाइंस एज इट इज हैं और फॉर एग्जाम्पल में आप सी स्टार लिख देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप फर्स्ट 2 लाइंस लिखेंगे और उसके बाद सिर्फ हाइड्रा की एग्जाम्पल जहां तक जाती है आप वहां तक उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी एडिशनल लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपका क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स यहां तक बेसिकली हमारी जो सिग्निफिकेंस है वो कंप्लीट होती है। आपको ये भी बता दिया गया कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक एडिशनल बात, इसमें रीजनरेशन को आप टिक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, जब आप लॉन्ग तैयार करेंगे तो अल्टीमेटली उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं माइटोसिस के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कॉल्ड एरर्स। एरर्स इन माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या एरर्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, देखिए पहली तो एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अभी तक स्टूडेंट्स हमने माइटोसिस के बारे में जितना भी पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि माइटोसिस के प्रोसेस में पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, यानी माइटोसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है, यानी इसमें नॉर्मल सेल्स बनते हैं और जैसे जैसे वो नॉर्मल सेल्स बनते हैं वो रिक्वायरमेंट के थ्रू बन रहे हैं, यानी जरूरत है तब बन रहे हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल फेज हो गया। लेकिन अगर किसी वजह से ये माइटोसिस एबनॉर्मली हो जाए, यानी एबनॉर्मल सेल्स बनाना शुरू कर दे, तब बेसिकली ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो किस में आ जाते हैं, एरर्स में। लेकिन यहां पे एक सवाल होता है कि जी माइटोसिस में एबनॉर्मल सेल्स कैसे बनेंगे। देखिए जब सेल्स बनने होते हैं तो हम ज्यादा फोकस जिस पॉइंट पे करते हैं वो किस पर करते हैं जी, क्रोमोसोम्स पे, जिनकी डुप्लीकेशन जो है वो हमने पढ़ा था कि एस फेज में हो जाती है। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होना इट मींस दैट इसमें मौजूद डीएनए की भी बात हो रही है और उसमें मौजूद जीन्स की भी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली देखें तो हमें पता होना चाहिए कि एक जो क्रोमोसोम्स हमारे पास मौजूद हैं, इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पड़ा होता है, डीएनए, और डीएनए के ऊपर बेसिकली जो लोकेट करते हैं वो क्या होते हैं, जीन्स। क्या होते हैं, जीन्स। और उन्हीं जीन्स की बेस पर हम नाम देते हैं जी जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, के जिंदगी के जेनेटिक कोड्स हैं। ठीक है, जिसकी बेस पर जिंदगी हमारी एक रेगुलर चल रही है, हमारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी वजह से इन क्रोमोसोम्स या डीएनए या जीन्स कोई भी टर्म यूज कर लें, क्रोमोसोम्स यूज करेंगे तो उसमें अल्टीमेटली डीएनए एंड जीन्स आ जाएंगे। ठीक है, जीन्स को यूज करेंगे तो इट मींस दैट वो डीएनए में पड़ा है और डीएनए कहां पड़ा है, क्रोमोसोम्स में। तो आप इसमें से अगर कोई भी टर्म यूज करते हैं और आप कहते हैं जी कि ड्यूरिंग डिवीजन, यानी जब डिवीजन हो रही थी उसके दरमियान, वो डिवीजन कोई भी फेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल SI1, वो डिवीजन का कोई भी फेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज हो सकता है, मेटाफेज हो सकता है। किसी भी फेज में अगर चेंजेस आई हैं, क्या आई हैं, चेंजेस, तो उन चेंजेस की वजह से हम एक्चुअली कहते हैं
कि जो सेल्स बनेंगे वो सेल्स क्या होंगे, एबनॉर्मल। वो सेल्स क्या होंगे, एबनॉर्मल। और बेसिकली चेंजेस के वर्ड को अगर जीन्स की बेस पे देखा जाए तो हम एक स्पेसिफिक बायो में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं विच इज कॉल्ड म्यूटेशंस। क्या वर्ड है जी, म्यूटेशन या म्यूटेशंस। म्यूटेशंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, चेंजिंग इन दी जीन्स, कि जीन्स में क्या आई हैं, चेंजेस आई हैं, तब्दीलियां आई हैं। ठीक है, वो तब्दीलियां किसी भी रीजन की बेस पर हो सकती हैं, कोई भी फैक्टर हो सकता है, और वो बेसिकली कब परफॉर्म होता है, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, यानी कैरियोकाइनेसिस हो सकता है। जब ये सारा काम होगा, म्यूटेशंस होंगी या म्यूटेशन होगी सेल में, तो बेसिकली आपका सेल क्या बनेगा, एबनॉर्मल। जब आपका सेल एबनॉर्मल होगा तो वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, यानी हम ये कहेंगे कि एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी ऑफ सेल्स की। और अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाए सेल की, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूमर। क्या नाम देते हैं, ट्यूमर। ट्यूमर का लफ्जी माइनिंग जो होता है, मीनिंग होता है, वो क्या है, बेसिकली हम ट्यूमर कहते हैं गिल्टी बनना। ठीक है, तो ट्यूमर हो जाता है। अब अगर आप में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो रहा है तो आप उसको फर्स्ट एज पे ट्यूमर का नाम देते हैं। अब ट्यूमर की टाइप्स होती हैं नो डाउट, तो यहां पे हमारे पास जो माइटोसिस में एरर्स आएंगे वो भी कुछ टाइप्स यहां पे बताई गई हैं। पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स बताया गया है कि अगर वो ट्यूमर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहे, यानी ओरिजिनल लोकेशन पर रहे, लोकेशन यानी जिस जगह पर हुआ है वो उसी पार्ट पर रहे, आगे डिवाइड ना करे, तो वो एक टाइप आ जाती है। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, ये आपको बोल्ड हुई टर्म्स बुक पे भी नजर आएंगी, बिनाइन ट्यूमर, ट्यूमर सॉरी, बिनाइन ट्यूमर। ठीक हो गया जी। ये आपके पास है कि अगर ट्यूमर अपनी लोकेशन पर रहेगा ओरिजिनल, फॉर एग्जांपल ये हाथ की जगह पर जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हुई है और ये ट्यूमर इसी पॉइंट पर रहता है, इसी जगह पर रहता है, ये आगे मूव नहीं करता, तो ओरिजिनल लोकेशन पर आप इसको बिनाइन ट्यूमर का नाम देते हैं और ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। लेकिन अगर किसी वजह से ट्यूमर जो है ये इन्वेड करना शुरू कर दे अदर टिश्यूज में, यानी दूसरे टिश्यूज में जाना शुरू कर दे या दूसरे सेल्स में जाना, टिश्यूज जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही है ना, अगर वो दूसरे सेल्स या टिश्यूज में जाना शुरू कर देगा, इन्वेड का मतलब एंटर होना, जानबूझ के एंटर होना, अगर वो ट्यूमर जो है वो घुसना शुरू हो जाएगा, एंटर होना शुरू हो जाएगा दूसरे टिश्यूज में, तो तब बेसिकली हम इसको नाम देते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर, और ये कैंसरस होता है। ठीक है, इसको हम कैंसरस भी कहते हैं। तो नाम क्या है, मैलिग्नेंट। ये भी टर्म आपको बुक पे नजर आएगी, मैलिग्नेंट यानी कैंसरस। ये खतरनाक होता है। ठीक है, और अगर कैंसर जो है वो प्रॉपरली फैलना शुरू हो जाए, ये तो था ना टिश्यूज में इन्वेड हुआ है, अगर कैंसर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाए तो आप उसको नाम देते हैं मेटास्टेसिस, या इसको मेटास्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर ट्यूमर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, स्प्रेडिंग या स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर, तो ट्यूमर के स्प्रेड होने को हम क्या नाम देते हैं, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, ठीक हो गया, स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर। तो ये स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि बेसिकली हमारे पास माइटोसिस में आती हैं। माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये हमारी बॉडी के लिए एग्जिस्ट करता है ये प्रोसेस। नहीं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब लाइफ एग्जिस्ट हुई, स्टार्ट हुई जायगोट से लेकर
आपके इंडिविजुअल बनने तक और पूरी जिंदगी जब तक आपकी गुजरेगी बिफोर डेथ, मरने से पहले तक माइटोसिस आपकी सारी जिंदगी होती रहनी है। लेकिन अगर किसी वजह से आप में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, आप में म्यूटेशन आ जाती है, जीन में चेंजेस आ जाती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो फिर ये प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है सेल की, यानी ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। जब स्टूडेंट्स ट्यूमर बनेगा तो बेसिकली हमने उसमें पढ़ा कि अगर वो ट्यूमर ओरिजिनल लोकेशन पे रहता है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, अगर वो ट्यूमर जो है वो अदर टिश्यूज में इन्वेड करता है, एंटर होना शुरू कर देता है, तब उसको क्या नाम दिया जाएगा, और जब वो ट्यूमर जो है वो प्रॉपरली स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, तब उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो हमने पढ़ा ओरिजिनल लोकेशन में उसे बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है। इन्वेडिंग अदर टिश्यूज में हम उसको क्या नाम देते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसरस। और जब वो टिश्यूज से प्रॉपरली बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा, स्प्रेडिंग, जब वो प्रॉपरली स्प्रेड होगा ट्यूमर, तब हम उसको क्या नाम देते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक हो गया। चलिए अब स्टूडेंट्स बुक पे आ जाइए। एरर्स इन माइटोसिस में शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे और इसमें स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको ये आ सकता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है जी, एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस मे कॉज कैंसर। All cells have genes that control the timing and number of mitosis. सिंपल सी बात है कि किस सेल ने कितना डिवाइड करना है, ये हम पीछे भी पढ़कर आए हैं कि इक्विलिब्रियम होता है, एक कांस्टेंट लेवल से सेल्स बनते हैं। ये नहीं कि बनना शुरू है तो बनते जाएंगे, नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है पहले भी आपको बताया उस हिसाब से सेल्स बनेंगे, और जितने टाइम पर जरूरत है उस टाइम के हिसाब से वो सेल्स बनेंगे। Sometimes mutation occurs in such genes, mutations mean changes, and cells continue to divide, बल्कि वो रुकते नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना शुरू कर देते, जिसको मैंने यहां पे क्या लिखा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, कि सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड ट्यूमर, और उसकी वजह से आपके एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूमर्स। एज लॉन्ग एज दीज ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, जब तक वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे असल जगह पर रुके रहेंगे, दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स, उनको हम तब बिनाइन ट्यूमर्स का नाम देंगे। बट इफ दे इन्वेड अदर टिश्यूज, दूसरे टिश्यूज में एंटर होना शुरू कर देंगे, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट यानी कैंसरस ट्यूमर्स, एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल्स, और उनके वो सेल्स क्या कहलाएंगे, कैंसरस सेल्स कहलाएंगे या कैंसर सेल कहलाएंगे। आपको बताया कि ये जो है ये मोहलिक होता है, खतरनाक होता है। अब क्या होगा, ये यहां तो रुकेंगे नहीं, कहा जा रहा है सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसरस सेल्स टू अदर पार्ट्स इन बॉडी, जिस्म के दूसरे हिस्सों तक उनको स्कैन करके भेजेंगे, वेयर न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म, जहां पर नए जो ट्यूमर सेल्स हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, और इसको हम मेटास्टेसिस का नाम देते हैं, यानी स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, यानी स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर्स। क्या नाम देते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर कह लीजिए, प्लूरल में हम इसको क्या कहेंगे, ट्यूमर्स का नाम देंगे, ठीक है। जहां जहां लिखा हुआ है ट्यूमर वहां पे ट्यूमर्स आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एरर्स इन माइटोसिस, ठीक है जी। चलिए यहां तक स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, और यहां तक हमारा माइटोसिस का टॉपिक भी प्रॉपरली कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम मियोसिस से स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक एंड ह्यूज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा यहां तक कंप्लीट होता है। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने इसको प्रॉपर वे से सुना होगा। फिर भी अगर स्टूडेंट्स आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो जो आपको ना समझ आई हो, तो आप इस वीडियो के लास्ट में एक
व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहां तक कंप्लीट होता है। अभी के लिए मुझको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।